अगला टॉपिक हमारे पास आता है वैद्युत फ्लक्स, और इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसी तरह का सेम कंसेप्ट चुंबकीय क्षेत्र में भी होता है, वहां पर उसे चुंबकीय फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। जो कंसेप्ट यहाँ है वही वो कंसेप्ट वहां भी है। यहां समझ लोगे तो वहां आराम हो जाएगा, वहां समझ लिया है तो यहाँ पे आराम हो जाएगा। ठीक है ना। अब और इसकी जरूरत क्या पड़ रही है आगे हमारे पास, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक गॉस थ्योरम आने वाला है। ठीक है ना। वो गॉस थ्योरम क्या होती है ना, उसमें फ्लक्स निकाल करके ही सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है। तो इसलिए ये समझ लो कि 2 नंबर के लिए पेपर में आ सकता है। तो डेफिनेशन इसकी ये है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का तात्पर्य उन फ्लक्स रेखाओं की संख्या से है जो उस पृष्ठ को लंबवत भेदती हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लिया सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास इस तरह से लगी हुई है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, दूरी लाइनों के बीच में बराबर है। ये भी ध्यान रखा करो, अगर जैसे मान लिया सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह लगी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, तो जहां पर रेखाओं की संख्या रेखाएं पास पास होती हैं, ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है। वैद्युत बल रेखाओं को जब डिटेल में पढ़ते हैं तो ये बात पता लगती है उसमें। तो और जहां पर ये दूर हो जाती हैं तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र कम होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन इस पे ऐसे बना सकते हैं कि ये डायग्राम बनाया, इसमें 2 पॉइंट ए और बी लिख दिया और 4 ऑप्शन दे देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए यानी कि ई ए ग्रेटर देन ई बी, ई ए लेस देन ई बी, ई ए इक्वल टू ए बी, ई बी मतलब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कौन बड़ा है, ये बराबर है, बड़ा है, ये छोटा है, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन बन गए। अब तुम यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे लाइनें कंजेस्टेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ पे लाइनें जो है वो दूर दूर है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। तो ई ए ग्रेटर देन ई बी, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, कंसेप्ट से किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें देखो, अगर सेम डिस्टेंस में जितनी डिस्टेंस यहाँ है उतनी ही रिलेटिव डिस्टेंस यहाँ पे है, इसका मतलब ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अगर मैं इसमें यहाँ पे ए और बी 2 पॉइंट दे दूं तो ई ए इक्वल टू ई बी कहा जाएगा। समझ रहे हो बात को। अब ये कह रहे हैं कि अगर वैद्युत क्षेत्र हो गया, इसमें कोई पृष्ठ है, मान लिया सपोज करो हमने ये पृष्ठ ले लिया, ये एक प्लेन सरफेस ले ली हमने, ठीक है। तो इससे लिंक्ड, इससे संबद्ध मतलब इससे लिंक्ड फ्लक्स का तात्पर्य, कितना फ्लक्स है इससे लिंक्ड, तो उन फ्लक्स रेखाओं की संख्या से है जो उस पृष्ठ को लंबवत भेदती हैं। मतलब इसमें से होकर जाने वाली जो लाइनें हैं, और वो भी परपेंडिकुलरली लाइनें, उनकी संख्या से मतलब होता है फ्लक्स का। कहने का मतलब है फ्लक्स अगर ज्यादा है तो लाइनें ज्यादा जा रही होंगी, फ्लक्स अगर कम है तो लाइनें कम जा रही होंगी। लेकिन ये केवल एक समझाने वाली डेफिनेशन है, एग्जैक्ट इससे कोई नंबर नहीं निकलता कि तुम गिन लो यहाँ पे 1 2 3 4 है तो 4 फ्लक्स हो गया। तो ये इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस लेवल पे ड्रॉ करी गई हम नहीं जानते हैं। क्योंकि ग्राफ ऐसे होते हैं ना, पैरामीटर कम कर लो तो ग्राफ बहुत छोटा भी बन जाता है, और स्केल अगर बड़ा बड़ा मान लो, भाई ग्राफ में वो डिस्टेंस होती है ना एक्स एक्सिस पे, 1 सेंटीमीटर को 5 न्यूटन ले लो तो 5 न्यूटन पे 5 न्यूटन करने हैं तो 5 सेंटीमीटर हो गया। वही स्केल तुम ऐसा कर लो कि हम 5 सेंटीमीटर से 1 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेंगे तो 25 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचनी पड़ जाएगी। तो ये लाइनें जो ड्रॉ करी गई हैं वो किस स्केल से ड्रॉ करी गई ये सब हमें नहीं पता होता है। इस वजह से ऐसा मत समझना कि केवल लाइनों की संख्या गिन करके काम चल जाएगा। समझ रहे हो, उसके लिए हमें एक अलग डेफिनेशन चाहिए होगी, वो बात की बात है। पेपर में अगर आएगा तो ये भले ही लिख दो, लेकिन तुम्हें दूसरी डेफिनेशन जो हम अभी पढ़ाएंगे वो जरूर लिखनी होगी, क्योंकि वो फॉर्मूला बनाएगी। ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन है कि फ्लक्स होता क्या है, कैसे हम उसे समझेंगे, और वो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन आएगी कि उसकी वैल्यू कैसे दी जाएगी। तो जितने भी डेरिवेशंस होंगे, जितने भी फॉर्मूला या न्यूमेरिकल्स होंगे, वो सब उसके ऊपर बेस्ड होंगे। यहां पर थोड़ा सा तुम ऐसे समझ लो कि जैसे एक नदी बह रही है और तुम्हारे पास छलनी है जिससे आटा छानते हैं। तुमने क्या किया, नदी अगर बह रही है तो तुमने उसके रास्ते में अगर इसको 90 डिग्री पे खड़ा कर दिया छलनी को, तो छलनी के अंदर से मैक्सिमम पानी गुजरेगा। अगर तुमने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो छलनी में से कम पानी गुजरेगा अभी भी। लेकिन अगर तुमने छलनी को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दिया तो छलनी में से फिर पानी नहीं गुजरेगा। समझ रहे हो बात को। तो सेम वही चीज है कि इसमें से कितना लाइनें पास हो रही हैं उनकी संख्या से तात्पर्य है, बराबर नहीं लिखा है कि उनके बराबर हो जाता है, ठीक है ना। यहां से कोई हम फॉर्मूला नहीं डिराइव कर सकते हैं, ये केवल मतलब बताने वाली डेफिनेशन है जिसको कि हम गुणात्मक परिभाषा कहते हैं, क्वालिटेटिव डेफिनेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है इस सिचुएशन में फ्लक्स सबसे ज्यादा होगा। अगर यही डायग्राम ऐसे बना दिया जाता
थोड़ा सा टेढ़ा, मतलब इस तरह से, ठीक है ना, तो फ्लक्स कम हो जाएगा। और अगर हम यही डायग्राम ऐसे बना दें कि ये हमारा प्लेन बिल्कुल इसमें लेवल में आ गया है, पैरेलल आ गया है, तो उस केस में जो है फ्लक्स जीरो हो जाएगा। यहां पर हम कह सकते हैं मैक्सिमम फ्लक्स, यहां पर जो है थोड़ा लो है, और यहां पे जीरो फ्लक्स। समझ रहे हो, यहां पे हमारा प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत है, यहां पर हमारा प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, समांतर है। समझ रहे हो बात को। अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ और बता दूं कि यहां पर जो है एरिया, अगर हमारे पास कोई क्षेत्रफल है, मान लिया सपोज डीएस है, अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल, तो फिजिक्स में क्या किया गया है, क्षेत्रफल जो है वैसे तो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, कोई दिशा नहीं होती इसकी, लेकिन इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए जब हम फ्लक्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फ्लक्स, तो एरिया को वेक्टर कंसीडर कर लिया जाता है। और इस एरिया की जो डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा जितना एरिया है इसका, जैसे 5 मीटर स्क्वायर है या जो भी है, तो वो तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, परिमाण हो गया। दिशा क्या होती है इसकी, तो वो इसके आउटवर्ड नॉर्मल में होती है। दिशा जो इसकी होती है वो आउटवर्ड नॉर्मल में होती है, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर सपोज एन कैप है, तो हम लिख सकते हैं ds वेक्टर इज इक्वल टू ds इंटू एन कैप। एक वेक्टर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, परिमाण और दिशा। परिमाण ये हो गया ds, और दिशा कहां हो गई, तो वो एन वेक्टर, उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये यूनिट वेक्टर जब पढ़ाया था मैंने, तब उसमें समझाया था कि कोई भी वेक्टर प्रिपेयर करना है तो यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करके और वो नया वेक्टर प्रिपेयर हो जाता है। तो एरिया, जैसे ये मेरी हथेली है, एरिया तो ये है, ठीक है ना, लेकिन इसकी दिशा कहां है, इसका वेक्टर कहां एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो ऐसे कर रहा है एग्जिस्ट। समझ रहे हो बात को। अब यहां पर अगर बात करो इस डायग्राम में, अगर मैं इसका एरिया वेक्टर कहूं, तो एरिया वेक्टर ये आउटवर्ड नॉर्मल में होगा, यानी कि वो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के कैसा है, समांतर। यहां पर इस डायग्राम में पृष्ठ हमारा जो है वो लंब परपेंडिकुलर है, लेकिन जो नॉर्मल है यानी कि एरिया वेक्टर की दिशा है वो पैरेलल है। समझ लो, एंगल जो भी नापे जाएंगे वो हमेशा इस एरिया वेक्टर से नापे जाएंगे, ध्यान रखना आगे के लिए। तो इसलिए कैलकुलेशन जब करी जाती है तो नॉर्मल से एंगल कंसीडर किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र का इस ds वेक्टर, ये ds अगर यहां पे मान लें तो ये ds वेक्टर है, तो d यहां पे थीटा जो है वो जीरो आएगा। न्यूमेरिकल में या लैंग्वेज में चाहे कहा जाए कि पृष्ठ हमारा विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, लेकिन पृष्ठ लंबवत का मतलब थीटा जीरो, क्योंकि वो नॉर्मल जो है पैरेलल हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। ऐसे ही इस डायग्राम में आ जाओ, कहा तो ये जाएगा कि हमारा पृष्ठ जो है वो वैद्युत क्षेत्र के पैरेलल है, समांतर है, लेकिन इसका अगर हम आउटवर्ड नॉर्मल देखें तो आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे बनेगा, और यानी कि थीटा कितना होगा यहाँ पे 90। तो एरिया वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के बीच में जो एंगल है वो 90 होगा। समझ रहे हो बात को। अगर तुम्हें टफ करके देना है तो मैं ये बोलूंगा कि हाँ भाई वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा है पृष्ठ, मैं जानबूझ के थीटा बताऊंगा ही नहीं, अक्सर बताते ही नहीं है कि वो बच्चा खुद ही समझेगा, खुद ही दिमाग लगाए अपना। समझ रहे हो। और डेली लाइफ में भी हम पृष्ठ के बारे में ही बात करते हैं कि पृष्ठ हाँ हमारा लंबवत है या क्या है, बाकी कैलकुलेशन करनी है तो फिर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालते रहो। ठीक है, ये कुछ चीजें एक्स्ट्रा में थी जो समझनी थी, क्योंकि हमारे पास अप्लाइड फिजिक्स है तो काफी डिटेल में बातें नहीं करते हैं। जब 11th पढ़ते हो या 12th पढ़ते हो तो उसके इसमें सब कुछ डिटेल में बताया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो बेसिक फिजिक्स होती है, तुम्हारा कोर फिजिक्स होती है। लेकिन यहाँ पे अप्लाइड फिजिक्स है, यानी कि केवल हमें उतना चाहिए जितना हमारा इंजीनियरिंग में काम चल जाए। लेकिन छोड़ छोड़ के जब हम पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी ना हमें, तो बीच का जो है गायब हो गया और वो एकदम से यूज हर एक की चीज का होना है। ऐसा नहीं है कोई चीज यूज ना हो रही हो तो पूरा ही गायब कर दो। मेरे हिसाब से तो सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि या तो लो तो पूरा लो, और नहीं तो फिर हटा दो उसको बिल्कुल। ये बीच बीच में से लेने से वो दिक्कत होती है, क्योंकि फिर अब ये सब चीजें अलग से है नहीं बुक में, और यूज हो जाएगा आगे चल के इनका, फिर कहीं पे थीटा वो अलग पुट कर देंगे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि किस तरह ऐसा कैसे हो गया वैसा कैसे हो गया। ठीक है ना। तो ये तो वैद्युत फ्लक्स की जो है क्वालिटेटिव डेफिनेशन हो गई। अब हम आते हैं वैद्युत फ्लक्स का मान। ये परिभाषा जो है क्वांटिटेटिव है, बताएगी कि हाँ भाई कितना फ्लक्स होता है। यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एक अनंत सूक्ष्म पृष्ठ ds स्थित है, ये हमारे पास फिर से वही है वैद्युत क्षेत्र है मान लिया। अब हम जनरल डायग्राम बना देते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हमारे पास ये पृष्ठ सपोज ds है और इसका आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन में इसका ds वेक्टर है। समझ आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूं।
एरिया, उसका एरिया वेक्टर ds, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इनके बीच में एंगल अगर कहा जाए तो कितना है, थीटा है। तो इससे अनंत सूक्ष्म पृष्ठ ds स्थित है तथा इस पृष्ठ पर एक समान विद्युत क्षेत्र E लगा हुआ है। इतने में सपोज कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E लगी है, तो इस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान, ये संबद्ध है वर्ड, संबंध नहीं है, संबद्ध मतलब उससे बंधा हुआ, ठीक है ना। वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, E और ds के अदिश गुणन के बराबर होता है। मतलब जितना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, जितना ये ds है, E डॉट ds के डॉट गुणन यानी कि वही अदिश गुणन के बराबर ये तुम्हारा d फाई बनता है जाकर के, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट है इसलिए ये स्केलर आना ही है, तो वेक्टर लगा नहीं सकते, डायरेक्शन होगी नहीं इसकी, तो ये अदिश राशि हो गई, पहली बात पता लग गई। दूसरा ये E डॉट ds के बराबर है, E डॉट ds को सॉल्व करो तो ये लिखा जा सकता है E ds cos ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से भी इसको डॉट प्रोडक्ट खोल करके लिखा जा सकता है कि d फाई इज इक्वल टू E ds cos थीटा या E डॉट ds। कुछ इसके ऊपर चीजें जो पूछी जा सकती हैं देख लेते हैं। पहला तो ये क्या है, अदिश राशि, ठीक। दूसरा ये हो सकता है मात्रक इसका पूछा जा सकता है, तो वैद्युत क्षेत्र का न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो ये फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 1 ऐसे करके लिखा जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें बीमा तो वो खुद निकाली जा सकती है, अब हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो कैलकुलेट करी जा सकती है बीमा। दूसरी बात मैं ये बता दूं यहाँ पे कि इस समय इस सिचुएशन में अगर हम निकालें कि फ्लक्स कितना होगा तो हम ये फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करी जा सकती है। देखो मैं बताता हूँ, अगर मैक्सिमम फ्लक्स चाहिए तो इसके लिए थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पैरेलल थीटा जीरो। थीटा जीरो पे ही तो cos जीरो जो है 1 होगा और फ्लक्स मैक्सिमम आएगा। तो इस केस में डी फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E ds cos ऑफ जीरो यानी 1 हो जाएगा। तो मैक्सिमम फ्लक्स के लिए थीटा जीरो, और थीटा जीरो का मतलब पृष्ठ परपेंडिकुलर, सरफेस जो है वेक्टर वो पैरेलल थीटा के उसको डिनोट करता है कि उसका जो आउटवर्ड नॉर्मल है वो क्या एंगल बनाएगा, और पृष्ठ क्या है वो 90 डिग्री है। तो यानी कि पृष्ठ जो है वो हमारा लंबवत हो या थीटा जीरो, तो उस केस में मैक्सिमम फ्लक्स वही छलनी, ऐसे ध्यान रखना, वही छलनी जो है वो पानी के बहाव में कैसे रखें ताकि मैक्सिमम पानी गुजरे, ठीक है ना। उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि पृष्ठ कैसा है ना, और फिर पृष्ठ का उल्टा ले लो तो वो एंगल उससे पता लग जाएगा तुम्हारा। और ये वाली सिचुएशन देखो, इस वाली सिचुएशन में क्या होगा, मिनिमम फ्लक्स, ठीक है ना। तो मिनिमम फ्लक्स में क्या होगा, थीटा 90, और उस केस में डी फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E ds cos ऑफ 90 यानी कि जीरो हो जाएगा। तो फ्लक्स जीरो कब है, जब थीटा 90 यानी कि पृष्ठ पैरेलल है, पृष्ठ पैरेलल है थीटा 90। अब तुम ये देखो ना, पृष्ठ के हिसाब से पृष्ठ पैरेलल है, फ्लक्स जीरो, मतलब छलनी ऐसे है तो जीरो पानी नहीं पास होगा, और पृष्ठ परपेंडिकुलर है मैक्सिमम। समझ रहे हो, पृष्ठ का रिलेशन आसान करने के लिए छलनी वाला एग्जांपल ध्यान रखो, बाकी कभी कंफ्यूजन हो तो उससे निकल आएगा, थीटा उसका उल्टा चला जाएगा, वो अगर परपेंडिकुलर है पृष्ठ तो थीटा उसका 90 को जीरो हो जाएगा, पृष्ठ पैरेलल है तो थीटा 90 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो इस तरह से कब फ्लक्स मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है। अब जैसे इस केस में देखें तो थीटा कैसे नापोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये हो गई, अब इसका आउटवर्ड नॉर्मल, ये अगर आउटवर्ड नॉर्मल इस तरह बना तो ये थीटा यहाँ पे काम है। क्लियर हो रहा है। हमेशा वेक्टर जो एरिया का वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है उन दोनों के बीच का एंगल है, क्योंकि यहाँ पे E डॉट ds किसके किसके बीच में है, थीटा या किसके किसके बीच का आएगा, E और ds के बीच का ही तो आएगा। तो इसलिए बेसिक डेफिनेशन हमेशा अप्लाई करी जाएगी। ये सब मैंने इसलिए भी बता दिया है कि कभी कोई टेक्निकलिटी आ जाए, फंस जाओ, कोई पूछ दे कि हाँ भाई ऐसे कैसे हो गया, तो उस टाइम में कुछ बता सकते हो तुम वहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया।